स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रामजी दास राठौर, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रामजी दास राठौर कॉमर्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत कुछ प्रिंसिपल्स पर हम चर्चा कर चुके थे। आज हम उसके आगे जानेंगे। तो जो अदर प्रिंसिपल्स हमारे पास हैं उनमें सबसे पहले है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। तो थोड़ा इसके बारे में थ्योरेटिकल बाई बुक जानते हैं, उसके बाद इसको अपन अपनी भाषा में भी समझ लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, business is treated as a unit separate and distinct from its owner, creditors, managers, and others. In other words, the owner of a business is always considered as distinct and separate from the business he owns. Or business unit should have a completely separate set of books, and we have to record business transactions from firm's point of view and not from the point of the view of proprietor. The proprietor is treated as a creditor of the business to the extent the capital invested by him in the business, or the capital is treated as a liability of the firm because it is assumed that the firm has borrowed funds from its own proprietors instead of borrowing it from outsiders. कहने का एस्पेक्ट ये है कि जो आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है वह हमको बताता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं, और बिजनेसमैन के साथ एक क्रेडिटर की तरह बिहेव करेगा। बिजनेसमैन अपने व्यवसाय में जिस पूंजी को इंट्रोड्यूस कराता है व्यवसाय के लिए, वह एक लायबिलिटी होती है। और जितनी भी हम एंट्री करेंगे, आगे हम एंट्रियों को सीखेंगे, तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल एंट्रियों को मेंटेन करेंगे, ना कि व्यवसाय के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच एक सेपरेशन है, इसको पर्टिकुलरली हमको याद रखना पड़ेगा। और व्यापारी और व्यापार के बीच होने वाले लेन देनों को उसी तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा जैसे कि हम दूसरे लोगों के साथ लेन देन करते हैं। सामान्य रूप से व्यापार और व्यापारी के बीच में दो प्रकार के लेन देन होते हैं जनरली। फर्स्ट वन, ही इंट्रोड्यूस अ कैपिटल, और सेकेंड वन, ही विड्रॉज फॉर पर्सनल यूज गुड्स और कैश। तो व्यापारी एक व्यापार में पूंजी लगाता है, और दूसरा जब उसको आवश्यकता होती है तो वह अपने व्यापार से अपनी आवश्यकता के लिए पैसे अथवा माल को विड्रॉ करता है। इन दोनों की एंट्रियों को हमको बिजनेस में प्रॉपर मेंटेन करना है। याद रखिए, बिजनेस बुक में कहीं भी व्यापारी का नाम नहीं लिखा जाता है, बल्कि उसकी जगह उसके दो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स होते हैं। एक हमारे पास कैपिटल अकाउंट होता है और दूसरा हमारे पास ड्राइंग अकाउंट होता है। तो इस तरह से आप इसको याद रखें। काफ़ी महत्वपूर्ण कंसेप्ट था ये हमारे लिए, जो था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसके बाद हम अगले कंसेप्ट पर बात करते हैं, और वो हमारे लिए है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो पहले बुक की बात, उसके बाद हम अपनी बात में समझेंगे। तो ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड in accounting which are capable of being expressed in terms of money। ये इसका मीनिंग है। तो कहने का एस्पेक्ट ये है कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली आपको याद रखना है कि जितने भी आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होंगे, उन सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में केवल उन ट्रांजेक्शन्स का आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे जिनका मेजरमेंट आप मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसको मनी में कैलकुलेट करना संभव नहीं है, तो उसको बिजनेस बुक्स में नहीं लिखा जाएगा। फॉर इंस्टेंस, आपने कोई माल परचेज किया, माल सेल किया, तो आप जानते हैं कि हम माल सेल और परचेज करते समय उसकी क्वांटिटी के साथ साथ उसके प्राइस पर भी ध्यान रखते हैं। यदि हमारे पास प्राइस कैलकुलेशन नहीं है तो हम उसकी एंट्री बुक्स में नहीं कर सकते।
साथ ही साथ यदि हमने कोई किसी को सर्विस दी है और उसका भी वैल्यूएशन हम नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे मैनेजर्स की क्वालिटी जो है उसका भी वैल्यूएशन हम नहीं कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसको भी बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस मनी मेजरमेंट कंसेप्ट को भी जर्नल एंट्रियों को मेंटेन करते समय निश्चित तौर पर याद रखें। इसके बाद जो अगला टर्म हमारे पास है वो है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि हम जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करते हैं वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए किए जाते हैं। लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम दैट मीन्स आपका 1 साल का वित्तीय वर्ष माना जाता है। यदि हम ईयर्स की बात करें तो हमारे सामने कई प्रकार के ईयर्स हमको देखने में आते हैं। जो हमारा कैलेंडर ईयर है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को क्लोज हो जाता है। जो हमारा एजुकेशनल ईयर है वो 1 जुलाई को स्टार्ट होता है और 13 जून को समाप्त हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हम फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। तो हमको याद रखना है कि जो भी हम अकाउंटिंग पीरियड यूज कर रहे हैं उस अकाउंटिंग पीरियड को स्टैंड करें, जिससे कि हमारे अकाउंट में एक सिमिलरिटी बनी रहे। यदि हम ईयर का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा सारा कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसलिए हमको याद रखना है कि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम कहेंगे कि अप्रूव्ड कौन सा ईयर है, तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो अप्रूव्ड ईयर है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, मान लीजिए आपका 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 तक वो कैलकुलेट किया जाएगा। 1 साल की अवधि मानी जाएगी और उस 1 साल की अवधि के आधार पर ही आप अपने कैलकुलेशंस को करेंगे और उसी के आधार पर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की स्थिति, ये सारी चीज़ों को आप बनाएंगे। और विशेष आपको जो याद रखना है अकाउंटिंग पीरियड के बारे में, थोड़ा आप समझ लीजिए। जनरली अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ का ही होता है, 1 साल का माना जाता है, हमेशा याद रखें। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं। मान लीजिए आपने बिजनेस जो स्टार्ट किया है तो पहला ईयर हो सकता है कि वो आपका 12 मंथ की जगह में भी पॉसिबल आपका 8 मंथ और 10 मंथ का भी हो, बिकॉज ऑफ क्योंकि आपको आगे सिमिलरिटी रखना है, इसलिए हो सकता है कि आपने बिजनेस कुछ लेट स्टार्ट किया हो तो पहला ईयर आपका 12 मंथ से कम का हो सकता है। और सेकंड वन, सेम प्रोसेस यदि आप बिजनेस क्लोजिंग करने की स्थिति में हैं, जब आप बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप एट द एंड ईयर तक वेट ना कर पाएँ और आपको इमीडिएटली बिजनेस बंद करना है, तो मे बी पॉसिबल आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 12 मंथ से कम का हो सकता है। इन अपवादों के अलावा आपका अकाउंटिंग ईयर हमेशा 12 मंथ का ही होगा, इसको आप याद रखिएगा। द नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारे पास है उसको हम समझते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारे पास है वो है कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कंसेप्ट। तो according to this concept, an asset is ordinarily recorded in the books of account at the price at which it was acquired. This cost becomes the basic of all subsequent accounting for the assets, since the acquisition cost relates to the past. It is referred to as historical cost. This cost is the basis of valuation of assets in the financial statement. तो कहने का एस्पेक्ट ये है कि जो कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कंसेप्ट आपके लिए है, जब हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं उस समय बैलेंस शीट में जिन फिक्स्ड एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं उन फिक्स्ड एसेट्स को कॉस्ट वैल्यूएशन पर बैलेंस शीट में एंटर किया जाता है और उस कॉस्ट पर ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन की हमारी कोई भी मेथड हो सकती है और जिस मेथड को हमने यूज किया है उसको कंटिन्यूसली आगे के वर्षों में भी अकाउंटिंग सिमिलरिटी को ध्यान में रखते हुए यूज करना है। जो कॉस्ट कंसेप्ट है तो उसमें अभी हमने बात की कि हम उसको कॉस्ट प्राइस पर दिखाएंगे।
हमको मार्केट प्राइस और सेल प्राइस से कोई संबंध यहाँ पर नहीं रखना है, यह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप जो रिकॉर्ड करेंगे वो कॉस्ट प्राइस का रिकॉर्ड करेंगे और उस कॉस्ट प्राइस के बेस पर ही आप डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा को चार्ज करेंगे। However, the cost concept or historical cost concept does not mean that assets will be continuously shown at their acquisition price as long as the business entity owned them. Their cost is systematically reduced from year to year by charging depreciation, and the assets are shown in the balance sheet at cost less depreciation. तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी था कि कॉस्ट प्राइस हम यूज करेंगे बिजनेस की एसेट्स की, लेकिन उस पर हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। फॉर इंस्टेंस आपने फर्नीचर खरीदा 2 लाख रुपए का, पहले साल उस पर 10% डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया, तो नेक्स्ट ईयर के लिए कॉस्ट उसकी घट करके 1,80,000 रह जाएगी और उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यदि फिक्स इंस्टॉलमेंट चल रहा है तो अगेन आप 20,000 माइनस करेंगे, और यदि आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे हैं तो उसमें से आप 18,000 रुपीज़ को माइनस करके शेष अमाउंट को अपने अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। The justification for the historical cost concept lies in the following arguments, और इस कॉस्ट कंसेप्ट के पीछे कुछ आर्गुमेंट्स उन्होंने दिए हुए हैं, तो उनको भी हम जानते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो फर्स्ट वन इज दैट दिस cost is objectively verifiable because the cost recorded in the books are derived from an actual transaction and is not arbitrarily determined. Second one, it is justified by going concern concept, which assumes that the business enterprise will continue its activities identifying, and thus there is no need of using the current values or liquidation values. Third one, market values or current values of assets are difficult to be determined. The valuation of one expert will not be the same as that of another. जो कॉस्ट कंसेप्ट मेथड को हम यूज कर रहे हैं उसके लिए कुछ आर्गुमेंट्स आपको बताए जा रहे हैं। अभी मैंने 3 आर्गुमेंट्स आपको समझाए। तो जिसमें पहला जो आर्गुमेंट था हमारे पास, तो जो कॉस्ट कंसेप्ट है वो वेरीफिएबल है, क्योंकि इसको आप बुक्स से ही रिकॉर्ड करते हैं, कंटिन्यूसली बुक्स में से ही आप उस डाटा को डेराइव करते हैं, ना कि इत्तेफाक आपने उसको सेलेक्ट किया है। सेकंड वन, ये आपको एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की ओर भी आपको ले जाती है, और आप ये मान करके चलते हैं कि आपका बिजनेस कंटिन्यूसली आगे तक चलता रहेगा, इसलिए आप फिक्स्ड एसेट्स में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उसको होल्ड करते हैं। और थर्ड वन, मार्केट वैल्यू और करंट वैल्यू, चूँकि इसमें हमको डेराइव नहीं करना है, तो ये भी हमको काफ़ी सुविधाजनक रहता है, बिकॉज ऑफ कि मार्केट वैल्यू जो भी व्यक्ति डिसाइड करेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति की वैल्यू से भी मैच खाती हो, तो ये प्रॉब्लम भी हमारी इसमें सॉल्व हो जाती है। और फोर्थ वन, मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ अप एंड डाउन ऑफ द मार्केट प्राइस। और जैसा कि हम जानते हैं कि इन रियल लाइफ मार्केट वैल्यू फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, कभी किसी चीज़ का वैल्यूशन कम होता है तो परिस्थितियों में कभी उसका वैल्यूशन ज़्यादा होता है, और इस सारे चेंजेस के इफेक्ट को हम बिजनेस में रिकॉर्ड आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी कारणों से हम कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को बिजनेस में यूज करेंगे। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, तो उनको भी हम जाने। तो एसेट्स फॉर विच नथिंग इज पेड विल नॉट बी रिकॉर्डेड, सबसे पहला ड्रॉबैक जो ये बता रहे हैं। thus a favorable location, brand name and reputation of the business, knowledge and technological skill built inside the enterprise will remain unrecorded though these are valuable assets। तो बहुत महत्वपूर्ण जो ड्रॉबैक इन्होंने बताया है कि हम कॉस्ट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो कॉस्ट कंसेप्ट में हम केवल उन्हीं एसेट्स का रिकॉर्ड करते हैं जिनके लिए हमने फाइनेंशियल पेमेंट दिया हुआ है। यदि हमने कैश पेमेंट वगैरह नहीं दिया है तो उनके लिए हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि आपकी फेवरेबल लोकेशन है बिजनेस की, या ब्रांड नेम है, रेपुटेशन है, या नॉलेज ऑफ टेक्निकल स्किल स्टाफ आपके पास है, तो वो सारी चीज़ों को आप बिजनेस में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये इसमें पहली कमी है।
Second one, during period of inflation, the figure of net profit disclosed by profit and loss account will be seriously distorted because depreciation based on historical cost will be charged against revenues and current prices. और जो आपका इन्फ्लेशन टाइम पीरियड होता है, तो जैसा कि हम जानते हैं मनी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का दौर भी बिजनेस में आता जाता रहता है, लेकिन कॉस्ट कंसेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो हम उन इन्फ्लेशन को यहाँ पर माइंड नहीं रखते हैं, तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। और इंफॉर्मेशन बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मे नॉट बी यूजफुल टू मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। और जो हमारे मैनेजमेंट और क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स हैं, तो उनके लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के आधार पर जो वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ एसेट्स आ रहा है, तो वो उनके लिए यूज़फुल नहीं होता है। क्योंकि देखिए, किसी चीज़ की वैल्यू स्टार्टिंग में कुछ और होती है और एट प्रेजेंट उसकी वैल्यू कुछ और होती है। बैलेंस शीट में तो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही लेकर के उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो प्रेजेंट प्राइस वो हमको फाइंड आउट करना संभव नहीं। पर हम चर्चा करते हैं जो है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट डबल एंट्री सिस्टम का आधार है। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं पहले। तो according to this concept, every business transaction is recorded as having dual aspect. In other words, every transaction affects at least two accounts. If one account is debited, the another account is credited. जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये दो अकाउंटों को प्रभावित करती है। यदि एक अकाउंट हम डेबिट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे अकाउंट को हमको क्रेडिट करना है। और इसके बेस पर यदि हम बैलेंस शीट की इक्वेशन को भी देखें तो वह हमारे लिए इस तरीके से आती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, अथवा कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल इन्होंने दिया कि मान लीजिए आपके बिजनेस में एक एसेट्स हैं टोटल 25 लाख रुपए की आपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं, जिसमें 25 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किए हैं वो इस टाइप से है कि लायबिलिटी आपकी 5 लाख रुपए की और कैपिटल 20 लाख रुपए की है। कहने का एस्पेक्ट ये है कि यदि आपने 20 लाख रुपए सेल्फ अपने बिजनेस में लगाए हैं और 5 लाख रुपए का आपने लोन लेकर के लगाया है, तो टोटल आपकी एसेट्स की हम बात करें, कैश की बात करें, तो टोटल क्या था हमारे पास 25 लाख रुपीज़ होती है, जिसमें 20 लाख रुपए हमारे स्वयं के हैं, दैट्स कॉल्ड कैपिटल, और 5 लाख रुपए हमने अदर पार्टी से लिए हुए हैं, दैट्स कॉल्ड लायबिलिटी अथवा लोन, आप उसको कह सकते हैं। तो ये था हमारा ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बारे में। और ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट दोहरा लेखा प्रणाली के लिए बेस का काम करती है, जिसको कि हम डिटेल अभी आगे समझेंगे। इसके बाद है हमारा रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। तो रिवेन्यू मीन्स द अमाउंट विच इज एडेड टू द कैपिटल एज अ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। रिवेन्यू इज अर्नड बाय सेल ऑफ गुड्स और by providing a service. Concept of revenue recognition determines the time of the particular period in which the revenue is realized. Revenue is deemed to be realized when the title of the ownership of the goods has been transferred to the purchaser and when he has legally becomes titled to pay the amount. It should be remembered that revenue recognition is not related with the receipt of cash. जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट हमारे पास है वो हमको महत्वपूर्ण जानकारी ये देता है कि हम जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें हमने जो भी माल बेचा हुआ है अथवा जो भी सर्विस दे रहे हैं, उस सर्विस का टाइटल ऑफ ओनर जैसे ही ट्रांसफ़र हुआ हमारी रेवेन्यू जनरेट मानी जाएगी, चाहे उससे रिलेटेड कैश हमको अभी प्राप्त हुआ हो अथवा ना हुआ हो। तो इस बात को हम माइंड में रखें। तो ये था हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, और इसके अकॉर्डिंगली हम इसको याद रखें कि जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए कि आपने माल बेचा सपोज दैट 1 जनवरी को और आपको पैसे मिले हैं उसके 20 जनवरी को, तो आप जो एंट्री करेंगे वो 1 जनवरी को ही एंट्री मेंटेन कर दी जाएगी। रेवेन्यू रिकॉग्निशन उसी समय मान लिया जाएगा। सेम प्रोसेस
आप जो प्रीपेड वगैरह देते हैं, जैसे रेवेन्यू इन केस ऑफ इनकम सच एज रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन एटसेट्रा, तो इट रिकॉग्नाइजेज टाइम basis. For example, rent for the month of March 2015, even if received in April, will be treated as revenue of the financial year 31st March 2015. तो जो हमारे आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वगैरह जो होते हैं खर्चे, फिक्स खर्चे या इनकम्स होती हैं, तो उनको भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हम प्रॉपर मेंटेन करते हैं। इसको भी हमको याद रखना पड़ेगा। कुछ इसके अपवाद भी हैं, तो दीज आर फ्यू एक्सेप्शंस of this rule, revenue recognition. First one, in case of sale on installment basis, the amount collected in installment is treated as realized. यदि हमने किसी माल को इंस्टॉलमेंट बेसिस पर बेचा हुआ है, तो उसके लिए रेवेन्यू कंसेप्ट हमारा चेंज होगा थोड़ा सा। तो वो इंस्टॉलमेंट कलेक्ट होने पर ही रेवेन्यू माना जाएगा। यदि इंस्टॉलमेंट जब तक नहीं मिलेगी, हम उसको रेवेन्यू नहीं मानेंगे। Second one, in case of long-term construction project, so it is difficult to postpone the revenue till the completion of the full contract. In such case, the proportionate part of revenue, which is equal to the part of contract completed by the end of the year, is recognized as realized. And third one, in case of mining, so revenue is recognized in the accounting period when production is made, even though a sale has not been made. यदि माइनिंग कंस्ट्रक्शन में हम हैं, तो जिस समय प्रोडक्शन हो गया उसी समय हम उसकी रेवेन्यू मान के चल लेते हैं, ना कि उसके सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारे पास अपवाद थे। बाकी जनरली हमको रेवेन्यू याद रखना है कि जिस समय हमारी इंसिडेंट हो चुकी है, टाइटल ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है, उसी समय रेवेन्यू को जनरेट माना जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है, सेकंड लास्ट, वो है मैचिंग कंसेप्ट। तो मैचिंग कंसेप्ट, तो दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंसेप्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, in determining the net profit from business operations, all costs which are applicable to revenue of the period should be charged against that revenue. तो जो रेवेन्यू हमारे लिए जनरेट अभी हो रही थी फ्रॉम सेल्स, उसको हमको कंपेयर करना है इस मैचिंग कंसेप्ट में उसकी कॉस्ट से। तो जितनी कॉस्ट हमारी होगी उसको हमने रेवेन्यू से कंपेयर किया। अब इसका जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। यदि हमारी रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रही है, कॉस्ट कम है, तो हमको प्रॉफिट होगा, वाइस वर्सा हमको लॉस होगा। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स भी इन्होंने दिखाए हुए हैं कि जब मैचिंग कंसेप्ट को आप यूज़ करें तो कुछ बातों को आप याद रखें। तो व्हेन एन आइटम ऑफ रेवेन्यू इज इंक्लूडेड इन द नेट प्रॉफिट इन ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट, तो जो भी आपके खर्चे हैं उन सबको आप शामिल करके चलेंगे इस कंसेप्ट में, चाहे उन खर्चों का आपने पेमेंट किया हो अथवा ना किया हो। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो उनका भी ट्रीटमेंट हमको इस कंसेप्ट के आधार पर करना पड़ता है। सेम प्रोसेस, हमारे कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारे प्रीपेड हों, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी आप यहाँ पर ट्रीट करके चलेंगे, क्योंकि आपको मैचिंग कंसेप्ट में क्लियर पिक्चर ऑफ द बिजनेस आपको फाइंड आउट करनी है, तो उसको भी आप याद रखें। और कॉस्ट ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक आपका बिजनेस में बचता है, उसको भी आपको कैलकुलेट करना है। और जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए इस साल कहलाएगा वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको भी आप याद रखें। और लास्ट वन, जो इनकम रिसीवेबल की बात है, तो जैसे एक्सपेंसेस को आप प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग को एडजस्ट कर रहे थे, सेम प्रोसेस हमारे इनकम के बारे में भी होता है। उसको हम आउटस्टैंडिंग की जगह एक्यूर्ड इनकम बोलते हैं, और एडवांस रिसीव्ड हमारे पास जो भी है तो उसको भी हम यहाँ पर मेंटेन करके चलेंगे, जिससे कि हमारा मैचिंग कंसेप्ट में एक्चुअल नेट प्रॉफिट हम फाइंड आउट कर सकें। यदि हमने इस मैचिंग कंसेप्ट को माइंड में नहीं रखा और हमने इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एटसेट्रा को मेंटेन नहीं किया, तो हमारा डेराइव्ड नेट प्रॉफिट सही नहीं होगा।
इसलिए ये मैचिंग कंसेप्ट भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसके बाद लास्ट वन जो हमारे पास है वो है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ये लास्ट है और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो दिस कंसेप्ट रिक्वायर्ड द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड in an objective manner, free from personal basis or either management or the accountant who prepares the account. It is possible only when all the transactions is supported by verifiable documents and vouchers such as cash memos, invoice, sales bill, pay slip, correspondence agreements, etc. कहने का एस्पेक्ट ये है कि जिस उद्देश्य से हमने अकाउंट्स को प्रिपेयर किया है कि हम हमारे व्यापार की सही स्थिति जान सकें, एक्चुअल नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सकें, तो उसके लिए हमारे लिए आवश्यक है कि इस ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट को हम माइंड में रखें। हमको अकाउंट्स बनाते समय इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि हम किसी भी तरह से बेस ना हो, और बेसिस के लिए इन्होंने बताया कि हम पर्सनली कुछ भी ना करें और ना ही मैनेजमेंट या अकाउंटेंट के लिए उसके माइंड को ध्यान में रखते हुए वर्क करना है। हमको वर्क करना है ऑन वेरीफेबल वाउचर्स, पे स्लिप्स एक्सेट्रा के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो कॉरस्पॉन्डेंस हमारे हुए हैं उनके आधार पर हम एंट्रियों को मेंटेन करेंगे। यदि हमारे पास किसी एंट्री को करने के लिए कोई बेस नहीं है तो उस टाइप की एंट्रीज को आप अपने बिजनेस में बिल्कुल भी ना करें। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिविटी उसमें कंसेप्ट में याद रखेंगे। तो ऑन दी कॉन्ट्रेरी इट्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द देयर मार्केट वैल्यू और ऑब्जेक्टिविटी कैन नॉट बी एडियर्ड टू बिकॉज द मार्केट वैल्यू में डिफर फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो जैसा कि हम इसके बारे में एसेट्स के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट है तो वहाँ हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को हम यूज करते थे, मार्केट वैल्यू को माइंड में नहीं रखते थे, क्योंकि वहाँ वैल्यूएशन आपको डिफर करना पड़ेगा, सबका वैल्यूएशन अपना अपना हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमने ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट में भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। हिस्टोरिकल कंसेप्ट में हम पहले समझ के आए हैं कि जो एसेट्स हमारे पास होती हैं उन एसेट्स का वैल्यूएशन हमको कॉस्ट प्राइस पर लेकर के चलना है, उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करके चले जाएंगे। तो ये सारी की सारी अभी हमने जो समझी वो हमारी कंसेप्ट थी। तो इन कंसेप्ट के बाई पॉइंट नेम में आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो ES1 के अकॉर्डिंग जो हमारे पास 3 कंसेप्ट हैं वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और एक्यूरेट कंसेप्ट। ये 3 मेन हैं। इसके अलावा अदर कंसेप्ट्स को जो हमने समझा था आज, तो वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट एंड लास्ट वन ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। तो इस तरीके से हमने इन कंसेप्ट्स के बारे में पूरी जानकारी ली। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा, और इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज मुझे भेज सकते हैं अथवा आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी आपको देता रहता हूँ। तो इस तरीके से हम अकाउंट्स को आगे पढ़ते रहें। आप सभी ने मेरी बात को सुना समझा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।